चलो हेडिंग डालना। व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में टी मोटाई की, व्यतिकारी तरंगों के मार्ग में टी मोटाई की पतली पारदर्शी प्लेट रखने से, पतली पारदर्शी प्लेट रखने से फ्रिंज में पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन मतलब बहुत थोड़ा सा विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। चित्र बनाओ आप लोग। इसको क्या कहते हैं? ये इसको क्या कहेंगे हम? S1 S2 क्या है? स्लिट है ना? क्या कहते हैं? स्लिट। ये हो गया S और ये क्या हो गया? S1 और ये हो गया S2। यहाँ पे एक क्या लगा? ये पर्दा लगा और यहाँ से इसके मध्य बिंदु से एक लाइन ले जा रहे हैं। वैसे ही चित्र बनाना है आपको। और यहाँ से एक S1 से जाएगा और यहाँ पे एक बिंदु, ये बिंदु क्या था? P था ना। और फिर यहाँ से भी एक जाएगा और यहाँ पे एक लंब रहता है। तब ये दोनों, ये क्या होता है? K बिंदु है ना ये, ठीक है। और ये P है और ये क्या है? P0 था। और ये दूरी क्या थी? Y थी। और यहाँ से यहाँ दूरी क्या थी? कैपिटल D था। और ये दूरी क्या थी? स्मॉल d। और ये भी दूरी क्या थी? स्मॉल d था। समझ में आ रही बात ना? और बस इतना ही था। और यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं? देखो यहाँ पर एक जो है टी मोटाई की क्या रख दें? प्लेट रख दें। किसकी प्लेट है ये? कांच की पारदर्शी प्लेट, ठीक। तब क्या होगा? यहाँ पे बनाओ जल्दी से। फिर से बनाना तो क्या वही थोड़ी ना रहेगा। और एक दूसरा बिंदु यहाँ पे P' मान ले रहे हैं हम, P' मान रहे हैं। और इस P' से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह नहीं है। ये दूरी P' से जो है, P' से इसकी दूरी जो है Y' है, ठीक है ना। जैसे P से कितनी है? P से P0 की दूरी कितनी है? आपकी Y है। और P' से P0 की दूरी कितनी है? Y', ठीक। हो गया? हो गया? और ये बिंदु O था क्या? यहाँ पे ये बिंदु क्या था? O था। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो कहाँ था? तुम बताओ कहाँ था? यम, अच्छा यहाँ पे ये वाला यम था ना। ये बिंदु यम था, ये वाला यम था ना। और ये था। कितने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, बस आपको बता, अच्छी बात है। स्टार्ट करें? देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो सब लोग, जो नहीं आए तो वो भी समझ में आ जाएगा, ऐसा हम बताने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यतिकरण की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। अब व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए? हम कंडीशन कुछ बताए थे ना। कंडीशन क्या बताए थे? कि पहली बात तो दोनों कैसे होने चाहिए? आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। आयाम बराबर या लगभग बराबर होना चाहिए। और कला संबद्ध होने चाहिए।
यानी समय के साथ यानी जब तरंग आगे बढ़े तो उसकी कलांतर बदले ना, ठीक है ना, कला संबद्ध होने चाहिए और दोनों बहुत संकीर्ण स्लिट से निकलने चाहिए प्रकाश। समझ में आ रही बात ना। अब संकीर्ण स्लिट मतलब ये देखो, यस क्या एक स्लिट है, यहाँ से हम क्या करते हैं एक वर्णीय प्रकाश छोड़ते हैं। कैसा प्रकाश है? एक वर्णीय। एक वर्णीय मतलब एक कलर का प्रकाश। ऐसा नहीं श्वेत प्रकाश नहीं, श्वेत में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, लेकिन हम एक वर्णीय प्रकाश यहाँ से कहाँ से स्लिट यस से जाएगा प्रकाश और एक ही स्रोत रहेगा यहाँ से। फिर ये स्रोत से जब एक वर्णीय प्रकाश जाएगा तो ये 2 स्लिट पर पहुंचेगा, S1 और S2 पर। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत के अनुसार क्या था कि जो आपका कोई भी अगर स्रोत है, कोई एक स्रोत है, यानी यहाँ पे कोई स्रोत है तो यहाँ से क्या निकलती हैं? तरंगिकाएँ निकलती। क्या निकलती हैं? तरंगिकाएँ, तरंगे निकलती हैं। अब ये तरंगे अगर यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ पे हमारा कोई बिंदु ले लें तो ये बिंदु भी क्या करता है? एक नए स्रोत का कार्य करता है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार। जस्ट इसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है ना, हमें उसी को पहले पढ़ाना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु हम मान लेते हैं इस तरंग में, तो ये बिंदु क्या करता है? एक नए तरंग स्रोत का यानी एक नए स्रोत का कार्य करता है। अब इस नए स्रोत से भी क्या निकलेंगी? तरंगिकाएँ निकलेंगी और इन तरंगिकाओं को क्या कहेंगे हम? द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहली स्लिट है, यहाँ से पहला स्रोत गया, एक वर्णीय प्रकाश गया और यहाँ से भी इसका क्या होगा? यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी, यानी यहाँ से तरंगाग्र आगे बढ़ेंगे और तरंगाग्र आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर अगर जाएगा तो यहाँ पे कोई बिंदु मान ले रहे हैं तो कोई हम बता हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या है कि किसी भी बिंदु पर क्या एक स्रोत का कार्य पूरा करता है। तो S1 और S2 क्या करेगा? एक नए स्रोत का कार्य करेगा। S1 और S2 क्या कार्य करेगा? एक नए स्रोत का कार्य करेगा और ये दोनों नए स्रोत जो हैं फिर क्या हो जाएंगे? यहाँ से भी तरंगे निकलेंगी, नए स्रोत से भी क्या निकलेंगी? तरंगे निकलेंगी और इन तरंगों को क्या कहते हैं हम? द्वितीयक तरंगिकाएँ। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएँ। और ये द्वितीयक तरंगिकाएँ कहाँ से कहाँ तक चलेंगी? ये S1 S2 स्लिट से लेकर इस पर्दे के बीच में चलेंगी। समझ में आ रही बात ना। अब इन पर्दों पर जब हम क्या बताए थे, जो तरंगे चलती हैं ये श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं और श्रृंग और गर्त के रूप में यदि 2 श्रृंगें आपस में मिल रही हैं, 2 श्रृंगें या 2 गर्त मिल रहे हैं तो यहाँ पे समपोषी व्यतिकरण होता है और यहाँ पे तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। और जब ऐसा मिले एक जो है श्रृंग मिल रहा है और दूसरा क्या मिले? एक गर्त मिले, तो यहाँ पे कौन सा व्यतिकरण होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। और ये पूरी प्रक्रिया किसके किसके बीच में होगी? ये स्लिट और इस पर्दे के बीच में होगी। और यहाँ पे आगे जाने के बाद ये जो है पट्टी के रूप में हमें चमकीला और काला एक अंतर क्रम में दिखाई देगा। और एक चमकीले के इसको क्या कहते हैं? एक जो पट्टी दिखती है इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। एक चमकीली पट्टी या एक ब्लैक पट्टी क्या कहलाती है? फ्रिंज कहलाती है। और ये फ्रिंज क्या होती हैं? एक आंतर क्रम में इस पर्दे पर बन जाती है और जो हमें दिखाई देती हैं। एक जो है डार्क दिखेगा, एक फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट ऐसे करके पूरी पट्टी क्या बन जाएगी? एक पट्टी बन जाएगी इस पर्दे पर। और इन पट्टियों को क्या कहते हैं हम? फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंज कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो फ्रिंज जो चाहे ब्लैक पट्टी हो चाहे वाइट पट्टी, यानी कि जो ब्राइटनेस वाली हो चाहे डार्क वाली हो, दोनों की पट्टियों की चौड़ाई क्या होती है? बराबर होती है। चाहे आपकी डार्क वाली हो चाहे ब्राइट वाली हो, दोनों कैसी होंगी? बराबर होंगी। और डार्क वाली कैसे होंगी? विनाशी व्यतिकरण से होगा और जो ब्राइट होगी वो कैसे? समपोषी व्यतिकरण के कारण होगा। समझ में आ रही बात ना। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर ये पट्टी मान लो व्हाइट वाली आपका डार्क वाली बन गई, तो डार्क वाली बने, डार्क वाले पे क्या रहेगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। और तीव्रता वाली यानी व्हाइट जहाँ पे बन गई वहाँ पे कौन सा रहेगा? समपोषी व्यतिकरण रहेगा। तो ये एक आंतर क्रम में ऐसे पट्टी बन जाती है और इन पट्टी को क्या कहते हैं? फ्रिंजे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंजे कहते हैं। अब फ्रिंजों की चौड़ाई हम कल बता दिए थे। अब फ्रिंजों की देखो, अब यहाँ पे कोई बिंदु पी माने थे हम, ठीक है। अब इस बिंदु पी पर हम क्या माने थे? फ्रिंज की स्थिति। समझ में आ रही बात ना। खुश रहो। ये आज लेट आ गया, नहीं तो पहली घंटी में सब आते थे। तो इन पट्टी को क्या कहते हैं? फ्रिंजे कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिंजे कहते हैं। अब ये फ्रिंजे की क्या खास बात है कि जब ऐसे बन रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे S1 स्रोत है और ये S2 स्रोत है और यहाँ से पर क्या निकलेंगी? प्रकाश की किरणें निकलेंगी। यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और ये कहाँ बिंदु P पर जाके मिल रही हैं। और यहाँ पे ये S2 और K के बीच का क्या है? ये S2 और K के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कलांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? कलांतर कहते हैं। देखो यहाँ से S1 से P की दूरी
और S2 से P की दूरी अलग अलग है कि नहीं है, ठीक है ना, तो अलग अलग है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, S2 पर एक लंब क्या डाल दें, S1 के लंब डाल दें, तो S1 के लंब डालेंगे तो यहाँ से S1 से P की दूरी और K से P की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन ये दूरी क्या है, अधिक है, एक्स्ट्रा में है S2 के, और यही क्या कहलाएगा, पथांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पथांतर कहलाएगा। यानी S2 के क्या है, पथांतर है। समझ में आ रही बात ना। अब देखो, अब जब हम यहाँ पे टी मोटाई की प्लेट रख देते हैं, तो टी मोटाई की प्लेट रखने पर ये जिधर प्लेट रखते हैं उधर की तरफ ये जो है बिंदु जो है ये खिसक जाता है। अगर यहाँ पे रखते हैं तो इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, ये अगर इस वाली पे रख रहे हैं तो ऊपर की तरफ चला जाता है। ये थोड़ा सा क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। समझ में आ रही बात ना, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अगर ऊपर वाली पट्टी पे, ऊपर वाली लाइन पे रखें तो क्या कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे वाली पे रख दे तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। समझ में आ रही बात ना। अब कितना विस्थापन होता है वही हमें समझना है। समझ में आया कि नहीं, जो नहीं आए थे कुछ समझ में आया कि नहीं। कलांतर कब होगा, यहाँ पे पथ का अंतर यानी दूरी का अंतर जो होता है वो पथांतर होता है। जब हम कला यानी कि एंगल में जब उसी को मापते हैं तो क्या होता है, कलांतर होता है। जब उसकी बात यानी कि दोनों तरंगों के बीच में जब हम एंगल से उसको दूरी का डिफरेंस बताते हैं तो क्या होता है, कलांतर होता है। और दूरी यानी डिस्टेंस से उसका अंतर बताते हैं तो क्या होता है, वो पथांतर होता है। कलांतर बराबर क्या बताए थे, पथांतर बराबर क्या बताए थे, λ/2π इंटू क्या होता है, कलांतर। ये दोनों में संबंध होता है। समझ में आ रही बात ना। तो पथांतर बराबर क्या होता है, λ/2π इंटू कलांतर। अगर हमें कलांतर मालूम है तो λ/2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पथांतर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पथांतर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम बताए थे। अब इसके लिख लेना ये सब। चलो बन गया ना चित्र, चलो लिखो। माना यस एक संकीर्ण स्लिट है, माना यस एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है, जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है। अच्छा, एक वर्णीय प्रकाश ना लें तो क्या होगा, अगर हम श्वेत प्रकाश लें तो क्या होगा, अलग अलग प्रकार की पट्टियां दिखाई देंगी, अलग अलग कलर की दिखाई देंगी और हमें इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसलिए अगर हमें स्पष्ट देखना है तो हम एक वर्णीय प्रकाश लेंगे, ठीक है। तो माना यस एक संकीर्ण स्लिट है जो एक वर्णीय प्रकाश से प्रकाशित है, इससे निकलने वाला प्रकाश, इससे निकलने वाला प्रकाश दो समांतर स्लिटों S1 व S2 पर पड़ता है, दो समांतर स्लिटों S1 व S2 पर पड़ता है, जिससे ये कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे ये कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं। हो गया। देखो, अगर हम ये स्रोत यहाँ से ना ले, अगर हम यहाँ से अलग स्रोत दे दें, यहाँ से अलग स्रोत दे दें, तो क्या कला संबद्ध रहेगा, वो नहीं रहेगा। क्यों, इसीलिए हम जो एक प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, कला संबद्ध होता है। इसलिए हम एक स्रोत से लिए और ये स्रोत कितने बन गए, दो स्रोत बन गए, इसलिए क्या हो जाएंगे, कला संबद्ध। अगर हम यहाँ से अलग नया स्रोत रखें और यहाँ अलग स्रोत रखें तो इसमें जो है आपका फिक्स नहीं रहेगा। समझ में आई बात ना। तो चलो, कला संबद्ध नहीं रहेंगे। S1 व S2 पर पड़ता है जिससे ये कला संबद्ध स्रोत का कार्य करते हैं, जिनसे निकलने वाला प्रकाश पर्दे पर, जिससे निकलने वाला प्रकाश पर्दे पर व्यतिकरण चित्र बनाता है, व्यतिकरण चित्र बनाता है। यदि व्यतिकरण करने वाली तरंगें, यदि व्यतिकरण करने वाली तरंगों में से यदि व्यतिकरण करने वाले तरंगों में से एक के मार्ग में टी मोटाई की पारदर्शी प्लेट रख दें, एक के मार्ग में टी मोटाई की पारदर्शी प्लेट रख दें, पारदर्शी प्लेट रख दें, तो फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं, तो फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं तथा विस्थापन उस ओर होता है
तो फ्रिंजें विस्थापित हो जाती हैं तथा विस्थापन उस ओर होता है जिधर पारदर्शी प्लेट रखी जाती हैं, जिधर पारदर्शी प्लेट रखी जाती हैं। यदि S1P के मार्ग में T मोटाई की प्लेट रख दें, यदि S1P के मार्ग में T मोटाई की प्लेट रख दें तो फ्रिंजें ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती हैं, तो फ्रिंजें ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती हैं। हो गया? तो अगर हम प्लेट ऊपर लगाए तो फ्रिंज किधर विस्थापित होगी? ऊपर। और अगर प्लेट नीचे लगा दे तो नीचे, ऊपर लगाते तो ऊपर, नीचे लगा दे तो नीचे विस्थापित हो जाती है। समझ में आ रही बात ना? ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है। अब कितना विस्थापित होगा उसे हमें निकालना है। तो जितना लिखा है तो समझ में आ गया होगा, सब बता के ही लिखवाए हैं। तो अब उस लाइन को छोड़ के लिखना, प्लेट रखने से S1 से P तक जाने वाली किरण को प्लेट रखने से S1 से P तक जाने वाली किरण को S1P माइनस टी, ऐसे लिखना, S1P माइनस टी, S1P माइनस टी दूरी वायु में तथा T दूरी माध्यम में तय करनी पड़ती है, तथा T दूरी, स्मॉल t लिखना, T दूरी माध्यम में तय करनी पड़ती है। अतः किरण को S1 से P तक पहुंचने में लगा समय, किरण को S1 से P तक पहुंचने में लगा समय। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, S1 से P तक जाने में कितना समय लग रहा है वो हमें पता करना है। तो पहले दूरी देख ले रहे हैं। दूरी यानी दूरी कितनी है? S1P दूरी है ना, टोटल दूरी कितनी है? S1 से लेकर P की दूरी कितनी है? S1P है। और ये S1P जो दूरी है ये दो प्रकार की है। कुछ दूरी जो है वायु में चल रहा है या निर्वात में चल रहा है, और कुछ दूरी कहाँ पे चल रहा है? माध्यम में चल रही है ना। दो प्रकार की दूरियां हैं। कुछ दूरी किस में चल रही है? माध्यम में। और कुछ दूरी किस में? वायु में चल रही है। तो माध्यम यानी कांच में कितनी दूरी चल रही है? T लंबाई है, T मोटाई की प्लेट है तो T दूरी ही चलेगी ना। माध्यम में कितनी चलेगी? T दूरी चलेगी। और टोटल कितनी है? S1P है। टोटल कितनी है? S1P है। तो अगर हम बोले वायु में कितनी चलेगी, तो अगर पूरे में से T निकाले तो वायु में बच जाएगी ना, तो एक दूरी हो जाएगी। देखो जो T कहाँ पे चल रही है? T कहाँ पे चल रही है? माध्यम में। T कहाँ पे चल रही है? माध्यम में चल रही है। और S1P माइनस टी ये कहाँ पे चलेगी? वायु में चलेगी। कहाँ पे चलेगी? वायु में चलेगी। समझ में आ रही बात ना? तो कुल दूरी अगर हम इनको जोड़ दें तो देखो, जोड़ेंगे तो ये अगर यहाँ प्लस लगा देंगे तो ये माइनस टी प्लस टी कट जाएगा और क्या बचेगा? S1P बचेगा। यानी टोटल दूरी S1P ही है, लेकिन S1P में T दूरी किस में चल रहा है? माध्यम में चल रहा है। और S1P माइनस टी दूरी कहाँ पे चल रहा है? वायु में चल रहा है। तो ये दूरी हो गई। अब समय बोल रहा है यहाँ पे समय कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है ना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दो प्रकार की दूरियां हमारे पास हैं। ये क्या है? ये किस में चली गई दूरी है? वायु में चली गई दूरी या निर्वात में चली गई दूरी। और ये किस में है? माध्यम में चली गई दूरी। समझ में आ रही बात ना? तो माध्यम में चली गई दूरी है। तो मान लेना माध्यम में प्रकाश की चाल जो है c है, ठीक है ना, v है। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? v है। और जो है निर्वात में या वायु में चली गई प्रकाश की चाल c है, ठीक है ना। निर्वात या वायु में चली गई प्रकाश की चाल कितनी मान रहे हैं? c मान ले रहे हैं। और माध्यम में चली गई प्रकाश की चाल कितनी मान रहे हैं? v मान ले रहे हैं। और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर
सेकेंड होती है, तो उसको क्या मान ले रहे हैं हम, सी मान ले रहे हैं, और माध्यम में कितनी मान ले रहे हैं, वी मान ले रहे हैं। समझ में आ गई बात ना। तो अब समय कुल कितना लगेगा, S1 से P तक जाने में समय कितना लगेगा, तो समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर देखो, अब ये जो है दूरी कितनी, पहली दूरी क्या है, पहली ये किस में चली गई है, निर्वात में चली गई दूरी है, तो निर्वात में चली गई दूरी क्या है, S1 P माइनस टी, ये दूरी बटा चाल, और इसमें चाल कितनी है, v है ना, चाल कितनी है, v है, तो v प्लस, और दूसरा समय क्या t में चल रहा है, तो t कितना, t है, ये दूरी हो गई, और चाल कितनी है, अरे उल्टा लिख दिए हम, यहाँ पे क्या रहेगा, c रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, v रहेगा। माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है आपकी, माध्यम में कितनी है प्रकाश की चाल, v है, तो माध्यम t है, और चाल कितनी है, v है, और निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल c माने हैं, तो उसका दूरी क्या है, S1 P माइनस टी है। तो ये कुल समय लग जाएगा, यानी S1 से लेकर P तक जाने में लगा समय कितना आ गया, S1 P माइनस टी अपान सी प्लस टी अपान v। ये समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, c क्या है, यहाँ पे c क्या माने हम, c क्या माने, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, ये लिख देते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल है, और v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल है, माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब हम बताओ, एक फार्मूला बताए हैं, पता नहीं याद है कि नहीं, अपवर्तनांक बराबर जो होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये बताए थे। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब देखो यहाँ पे अगर हम निर्वात में और उसको अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करें, किससे प्रदर्शित करें, म्यू से, एन से भी प्रदर्शित करते हैं और म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, तो किसे प्रदर्शित, यहाँ पे म्यू से मान रहा है, ठीक है ना, किसे प्रदर्शित करें, म्यू से प्रदर्शित करें, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी माने हैं हम, सी माने हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी माने हैं, वी माने हैं, तो ये आ गया म्यू इक्वल टू क्या आ गया, सी अपान वी आ गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। अब देखो अगर हम सी बराबर निकालना चाहें, सी इक्वल टू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू वी हो जाएगा, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे सी वी निकाले, वी क्योंकि वी हटाना है हमें, वी इक्वल टू निकालना चाहें तो देखो क्या हो जाएगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी, और तो फिर वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान म्यू, यही होगा ना, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपान म्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, यानी यहाँ पे देखो जो कुल समय लगा है S1 P माइनस टी अपान सी तो रहने दे रहे हैं, प्लस टी अपान, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी अपान म्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी अपान म्यू लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे और सॉल्व करें तो S1 P माइनस टी अपान सी प्लस, अब ये म्यू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू टी अपान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी नीचे कॉमन ले रहे हैं, यानी एलसीएम ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, S1 P माइनस टी और प्लस क्या हो जाएगा, म्यू इंटू टी हो रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, यहाँ तक लिखो आप लोग, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देना। हो गया।
हो गया ना। ये सब लिखे हो ना, ये सब लिखना था। अब देखो यहाँ पे हमारा समय कितना आ गया, समय बराबर क्या आ गया, यस वन पी माइनस टी प्लस म्यू टी अपान सी, यही आया ना। अब एक बात बताओ आप, अगर मान लो ये टी प्लेट की मोटाई ना हो, टी प्लेट हो ना, तब समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल तब भी होगा ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी तब, यस1 पी, दूरी कितनी होगी तब, यस1 पी डायरेक्ट वही हो जाएगी, और दूरी और चाल कितनी हो जाएगी, निर्वात में चलेगी तो चाल कितनी होगी, सी होगी कि नहीं होगी, निर्वात में चाल कितनी होगी, सी होगी। यानी अगर हम इस प्लेट को हटा दें तब क्या हो जाएगा, आपका जो समय लगेगा वो क्या आएगा, समय लगेगा आपका यस1 पी अपान क्या लगेगा, सी। यही लगेगा कि नहीं लगेगा। जब प्लेट नहीं है तब समय कितना लग रहा है, यस1 पी अपान सी लग रहा है। अब देखो, अब इसको और हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दें यस1 पी, इसको देखो अलग अलग अपान लिख सकते हैं, सी इसका भी लिख सकते हैं, सी इसका भी लिख सकते हैं, और सी इसका भी लिख सकते हैं। तो यस1 पी अपान सी, और यहाँ पे लिख सकते हैं देखो प्लस माइनस टी और प्लस म्यू इंटू टी अपान सी। समझ में आया कि नहीं आया। तो हाँ, ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो सी है ना, इसका भी अपान हो सकता है, इसका अपान, इसका अपान, तीनों का अलग अलग हम अपान करके लिख सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है सिर्फ यस1 पी अपान सी की, तो इसको अलग कर दिए, फिर प्लस माइनस टी प्लस म्यू टी अपान सी लिख दिए। इसका भी माइनस टी अपान सी लिख सकते हैं, इसका भी म्यू टी अपान सी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यस1 पी अपान सी प्लस, अब इसको पहले लिख दो, म्यू टी माइनस टी अपान सी। हाँ, बराबर एकदम नहीं हो सकता है, अलग क्यों किए हैं, अभी पता चल जाएगा। गलत है नहीं है ना, ये आप लोगों की नज़र में गलत नहीं है ना, बस तब इतना धैर्य रखो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सही होगा, ठीक है। तो यस1 पी अपान सी प्लस म्यू टी माइनस टी अपान सी। समझ में आ गई बात ना। अब देखो, अब ये क्या है, ये यस1 पी अपान सी क्या है, जब प्लेट नहीं है तब क्या है, इसका समय है, जब प्लेट नहीं है तब इसका क्या है, ये समय है। समझ में आ गई बात ना। और ये क्या बचेगा तब, ये क्या बचेगा, जब प्लेट है तब उसका क्या है, उसमें क्या है, उसकी चाल है। समझ में आ गई बात है। ये पूरा ये समय है, टोटल क्या है, ये समय है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे ये चाल नीचे है, और ये म्यू टी माइनस टी क्या होगा, दूरी होगा। अगर देखो ये पूरा क्या है, ये तो पूरा समय हम कहेंगे ना इसको, ये पूरा क्या है, समय है। अलग अलग हम कहेंगे तो ये चाल है और ये क्या है, दूरी है, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो अगर ये पूरा समय है तो नीचे क्या होगा, चाल होगा, और ऊपर क्या होगी, दूरी होगी। ऊपर क्या होगी, दूरी होगी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे यस1 पी अपान सी प्लस, अब ये क्या है, दूरी है ना, ये क्या है, दूरी है। ये कौन सी दूरी है, जब प्लेट लगा दिए तब अतिरिक्त चली गई दूरी है ये। जब हम प्लेट को लगा दिए, ठीक है ना, जब हम प्लेट को लगा दिए तब उस प्रकाश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी है। समझ में आई बात कि नहीं आई है। कुछ कल्पना इसमें करना है, ठीक है ना। जब हम जैसे ये क्या है, यस1 पी क्या है, ये पूरी दूरी है, ठीक है ना, ये क्या पूरी दूरी है तो जानते हो आप लोग। लेकिन म्यू टी या माइनस टी क्या है, जब हम कांच लगा दिए तब प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई अतिरिक्त दूरी है।
हाँ फिर निकाल दी, फिर लगा रहे हैं। 50 बार लगाओ, जब हमें काम पड़ेगा तो हम हटाएंगे लगाएंगे। ये म्यू टी माइनस टी क्या है, इतना समझ लो कि प्लेट लगाने के बाद प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई अतिरिक्त दूरी है, अतिरिक्त दूरी है। अगर ये नहीं है तो अतिरिक्त नहीं है तो यही पूरा है, S1P तो पूरा है। जब प्लेट नहीं लगा है तब कितना है, S1P है। समझ में आई बात ना। लेकिन जब हम प्लेट लगा दिए तब निर्वात द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी है। कौन सी दूरी है, अतिरिक्त दूरी है। समझ में आई बात कि नहीं आई, थोड़ा कुछ बार और समझो, पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना पढ़ लो कि म्यू टी माइनस टी क्या है, जब हम प्लेट लगा दिए तो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी है, और इसी का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं प्रकाशिक पथ। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है प्रकाशिक पथ। प्लेट लगाने पर प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई अतिरिक्त दूरी क्या कहलाती है। देखो एक परिभाषा भी याद हो गई फोकट में, फोकट में परिभाषा याद हो गई ना। अच्छा पैसा लगा म्यू टी माइनस टी क्या है, निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी जब हम प्लेट टी को लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं। चलो नहीं देखो, ये जो है ये म्यू टी माइनस टी जो है ना, ये जैसे ऐसा समझो कि ये जो म्यू टी माइनस टी है, ये जैसे यहाँ पे क्या है, हम ये क्या लगा दिए, प्लेट लगा दिए, ठीक ना। प्लेट लगा है तब भी प्लेट लगा है, लेकिन जो है वहाँ पे आप लोग जानते हो कि जब आपका माध्यम आ जाता है तो वहाँ पे प्रकाश की चाल कुछ कम पड़ जाती है ना। प्रकाश की चाल क्या होती है, कुछ कम हो जाती है। अब प्रकाश की चाल कुछ कम हो जाती है तो वही प्रकाश की चाल कम हो गई तो उसी के अकॉर्डिंग उसी के बेस पे वो निर्वात में कितना दूरी एक्स्ट्रा चलेगा वो है, ठीक है ना। ये म्यू टी माइनस टी क्या है, जैसे हम जब आप कांच लगा देते हैं तो वहाँ प्रकाश की चाल क्या होती है, धीमी हो जाती है। उसी के रिगार्डिंग जो है, जो निर्वात में, अगर उसी के रिगार्डिंग हम माने कि निर्वात में वो कितनी दूरी चलेगा, तो निर्वात में कुछ अतिरिक्त दूरी चलता है, और उसी अतिरिक्त दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक पथ। क्या कहते हैं, प्रकाशिक पथ कहते हैं। समझ में आ गई बात ना। तो इसको लिख लो और कल तब लिखवाएंगे ही हैं, ये यहीं तक लिखो आप लोग।